नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के इस कोर्स में, जहां पिछली क्लास में हमने तटीय मैदानों का अध्ययन करना शुरू किया था, कोस्टल प्लेन्स को पढ़ना शुरू किया था और पश्चिम तटीय मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने पढ़ भी लिया था। आज की क्लास में हम पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को पढ़ेंगे। हम भारत में थार के मरुस्थल की बात करेंगे, लद्दाख के मरुस्थल की बात करेंगे और कुछ प्रश्नों को लगाएंगे, कुछ एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पहले ये देखा था कि गुजरात से लेकर के ये जो कन्याकुमारी तक का हिस्सा है, इसे हम पश्चिम तटीय मैदान बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ये मैदान सकरा है, काफी नैरो है और यहाँ गहराई ज्यादा है, यहाँ डेप्थ ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ बंदरगाह ज्यादा बने हुए हैं। जो पश्चिम तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो कई भागों में बटा हुआ है। जैसे गुजरात का मैदान, इसका सबसे ऊपरी हिस्सा कच्छ का मैदान कहलाता है, जहां ग्रेट रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ आता है। उसके नीचे वाला हिस्सा काठियावाड़ का मैदान कहलाता है और उसके बाद गुजरात के मैदान की शुरुआत होती है। वहीं अगर हम दमन, यहाँ एक जगह है दमन, दमन से लेकर के गोवा तक आए तो ये बीच का इलाका जिसमें पूरा महाराष्ट्र है, इस इलाके को हम कोंकण का मैदान कहते हैं। इसी इलाके में मुंबई बंदरगाह, मुंबई हाई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मर्मगोवा जैसे बंदरगाह स्थित हैं। मुंबई हाई हम जानते हैं कि प्रसिद्ध है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। फिर गोवा से लेकर के मंगलोर तक का जो इलाका है, इसे हम कन्नड़ तट या कनारा तट के नाम से जानते हैं। इसे हम कन्नड़ तट या कनारा तट के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों। यहाँ मंगलोर बंदरगाह स्थित है और ये पूरे भारत के तटीय मैदानों का सबसे सकरा हिस्सा है, सबसे ज्यादा नैरो पार्ट है। कई जगह पर यहाँ इस मैदान की चौड़ाई सिर्फ 8 से 6 किलोमीटर रह जाती है। इसके बाद आता है साथियों मालाबार का मैदान, मालाबार कोस्ट, जो मुख्य रूप से केरल में फैला हुआ है। ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर मानसून सबसे पहले वर्षा करता है। यहाँ मसालों का उत्पादन बहुत होता है, काजू, सुपारी, इन सब का उत्पादन होता है। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमने पूरा चर्चा किया था। मालाबार का मैदान एक चीज के लिए और जाना जाता है कि मालाबार के मैदान में जो रेत पाई जाती है उसमें हमें मोनोजॉइट मिलता है। मोनोजॉइट से हम थोरियम प्राप्त करते हैं और थोरियम एक परमाणु खनिज है, थोरियम एक एटॉमिक मिनरल है। उसके अलावा इल्मेनाइट और जिरकॉन जैसे पदार्थ या तत्व हमें मालाबार तट की रेत से प्राप्त होते हैं। तो इतनी बातों की चर्चा हमने कर ली थी, इतने टॉपिकों की चर्चा हमने बहुत अच्छे से कर लिया था साथियों। अब आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, अर्थात ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की चर्चा अब हम करेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पूर्वी तटीय मैदान की जो शुरुआत है वो आप कह सकते हैं कि जहां से सुंदरबन डेल्टा है वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है, या स्वर्ण रेखा नदी से शुरुआत हो जाती है और यह भी अपने कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस पूरे इलाके में इसका विस्तार है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसका जो विस्तार है दो अलग अलग लिखा रहता है किताबों में। जैसा हमने बताया कि कुछ किताबें कहती हैं सुंदरबन से और कुछ कहती हैं कि जो सुवर्ण रेखा नदी है, जो स्वर्ण रेखा नदी है, इसके मुहाने से, जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके मुहाने से इसकी शुरुआत होती है और ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये कन्याकुमारी तक एक्सपेंडेड है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका विस्तार हमें कुछ बहुत थोड़ा सा हिस्सा, बिल्कुल नाम मात्र का, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उड़ीसा में आएगा, आंध्र प्रदेश में आएगा, यहीं पर आप तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी देखने के लिए मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात है कि पुडुचेरी
में पूर्वी तटीय मैदान भी आता है और पुडुचेरी में पश्चिम तटीय मैदान भी आता है, क्योंकि पुडुचेरी का एक हिस्सा है माहे और माहे जो है वो केरल वाले इलाके में स्थित है। तो पुडुचेरी पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटीय मैदानों को कवर करता है। इसी प्रकार तमिलनाडु भी दोनों से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु भी दोनों से कनेक्टेड है। तो इसका विस्तार मुख्य रूप से इन राज्यों में है। इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ की नदियों का है। यहाँ जितनी भी नदियां बहती हैं, इन नदियों ने यहाँ डेल्टा का निर्माण किया है, इन नदियों ने यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन किया है। और इसी डेल्टा की वजह से अब जितनी भी नदियां इस तट पर आती हैं, चाहे वो गंगा नदी हो या फिर वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, इसके बाद आप ब्राह्मणी नदी को देख लें, बैतरणी नदी को देख लें, सुवर्ण रेखा को देख लें, महानदी हो, गोदावरी नदी भी इसी क्षेत्र में है, कृष्णा नदी इसी इलाके में है, कावेरी नदी इसी इलाके में है। ये सारी नदियां यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पहले भी हमने आपको बताया है कि जहां भी डेल्टा का निर्माण होगा, जहां भी डेल्टा का फॉर्मेशन होगा, वो नदी बड़ी मात्रा में अपने साथ अवसाद लेकर के आएगी, वो नदी बड़ी मात्रा में अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आएगी। तो नदियां लगातार यहाँ अवसादों को निक्षेपित करती रही हैं। तो नदियों के जलोढ़ निक्षेप, जल में लुढ़क कर आए हुए निक्षेप, पहले भी हमने चर्चा की है उत्तर के मैदान में। तो नदियों के द्वारा लाए गए जो अलूवियल डिपॉजिट हैं, नदियों के द्वारा लाए गए जो अलूवियल डिपॉजिट हैं, इन्हीं वजह से पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इन मैदानों की विशेषता क्या है? तो इन मैदानों की विशेषता यह है कि नदियों के डेल्टा से यहाँ बहुत सारी मिट्टी आ गई है, तो इनकी चौड़ाई ज्यादा है। कई जगह पर इनकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर तक भी हो जाती है, 120 किलोमीटर तक भी हो जाती है। तो 100 से 120 किलोमीटर। तो अगर हम पश्चिमी घाट की तुलना में बात करें तो इनकी जो चौड़ाई है, इनकी जो विड्थ है वो काफी ज्यादा है, इनकी चौड़ाई काफी ज्यादा है प्यारे साथियों, इनकी चौड़ाई काफी ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ कृषि बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिस वजह से यहाँ एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और विशेष तौर पर यहाँ धान की कृषि होती है, विशेष तौर पर यहाँ पैडी जिससे चावल बनता है, तो धान की कृषि यहाँ मुख्य रूप से होती है। छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा के इलाके हो गए, आंध्र और तमिलनाडु के इलाके हो गए, तमिलनाडु में तंजावर वाला इलाका है, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। देखो धान के अलावा बट नेचुरल सी बात है कि दूसरी चीजों की खेती भी होगी, पर धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। जो पैडी कल्टीवेशन है वो बड़े पैमाने पर होता है, तो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब जिस इलाके में इतनी उपजाऊ जमीन हो तो वहां पर सघन जनसंख्या भी पाई जाएगी। तो इस इलाके में आपको सघन जनसंख्या देखने मिलती है, एक डेंस पॉपुलेशन देखने मिलती है। और बात सही भी है। देखो ये इलाका पहाड़ी इलाका है, यहाँ खेती की संभावनाएं बहुत कम है, तो यहाँ जनसंख्या रहती है पर उतनी ज्यादा नहीं रहती है। लेकिन जब आप पूर्वी तटीय मैदान ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जाते हैं ना, तो यहाँ सघन जनसंख्या देखने के लिए मिलती है, यहाँ डेंस पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। कृषि बहुत बढ़िया होती है, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया तरीके से होता है, और जहाँ उपजाऊ जमीन है, समतल इलाका है, बट नेचुरल सी बात है कि वहाँ लोग भी ज्यादा रहने के लिए आएंगे, तो यहाँ सघन जनसंख्या मिलती है, यहाँ हमें डेंस पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। समस्या ये है, इस पूरे इलाके में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इसकी जो तट रेखा है, इसकी जो तट रेखा है, एक तो वो थोड़ा सपाट है, कंपैरेटिवली सपाट है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ गहराई,
यहाँ जो गहराई है, यहाँ जो डेप्थ है वो कम है, जिस वजह से यहाँ बहुत बड़े बंदरगाह नहीं पाए जाते, जिस वजह से यहाँ बहुत बड़े बंदरगाह जो हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। बंदरगाह तो बहुत सारे हैं, जैसे आप तमिलनाडु ही चले जाइए तो यहाँ चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। यहीं एन्नोर बंदरगाह है जो चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया। तुतीकोरिन करके एक बंदरगाह है। यहाँ आपको वाईजैग विशाखापट्टनम बंदरगाह मिलेगा, जिसके पीछे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी को डॉल्फिन रिज कहा जाता है। और यह एक जो ये बंदरगाह है वाईजैग का, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल टाइप का एक पोर्ट है और ये तीन तरफ से ऐसे पहाड़ से घिरा हुआ है ऐसे, तो इसीलिए इसको लैंड लॉक पोर्ट भी कहते हैं। इसे लैंड लॉक पोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये तीन तरफ से ऐसे पहाड़ से घिरा हुआ है। ठीक है, उड़ीसा जाएंगे तो पारदीप बंदरगाह मिलेगा, बंगाल में अंदर की तरफ कलकत्ता बंदरगाह मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग बंदरगाह मिलेंगे, पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ जितने भी बंदरगाह है ना, क्योंकि गहराई कम है, यहाँ पर गहराई कम है और गहराई कम होने की वजह से प्यारे साथियों बड़े बंदरगाह आप नहीं बना सकते। बड़े बंदरगाहों का मतलब यह है कि बड़े जहाज यहाँ पर नहीं आ सकते, बहुत बड़े बड़े जहाज का आगमन यहाँ पर नहीं हो पाता। एक और समस्या है, एक समस्या यह है कि जब चक्रवात आप देखें तो चक्रवात भारत में सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी में आते हैं, तो यहां चक्रवात ज्यादा आते हैं, यहां जो चक्रवात है वो ज्यादा आते हैं, जबकि इस इलाके में चक्रवात कम आते हैं। तो ये इलाका चक्रवातों से भी बहुत प्रभावित है। तो ये कई बार ना स्टेटमेंट में ये छोटी छोटी बातें बन जाती हैं कि पश्चिम तटीय मैदान चक्रवातों से पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में ज्यादा प्रभावित है, तो आप कहेंगे गलत है। ऐसा नहीं है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में साइक्लोन कम आते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में साइक्लोन ज्यादा आते हैं। पश्चिम तटीय मैदान में चक्रवात कम आते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में या पूर्वी तटीय मैदान में चक्रवात ज्यादा आते हैं। तो जो पूर्व का तटीय मैदान है, जो ईस्ट का कोस्टल प्लेन है, वो चक्रवातों से ज्यादा प्रभावित है, वो साइक्लोन से ज्यादा प्रभावित है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या अरेबियन सी। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका जो वर्गीकरण है, इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसका जो डिवीजन किया गया है या क्लासिफिकेशन, जो कुछ भी आप बोले, तो वैसे तो आप ये कहें कि सर एक इसका भाग उत्कल का मैदान कहलाता है, एक इसका भाग उत्तरी सरकार कहलाता है, उत्तरी सरकार कहलाता है, और एक जो इलाका है वो कोरोमंडल कहलाता है। ये वास्तव में इसका पुराना वर्गीकरण है, लेकिन किताबों में अभी भी यही है। कोरोमंडल तमिलनाडु और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का है। इसमें आंध्र प्रदेश है और कुछ इलाका उड़ीसा का है, और उत्कल में उड़ीसा और बहुत थोड़ा सा इलाका वेस्ट बंगाल का शामिल है। अभी इनको नाम दे दिया गया है, जैसे उड़ीसा वाले इलाके को उत्कल बोलते हैं, फिर आंध्र प्रदेश का मैदान आता है और फिर तमिलनाडु का मैदान आता है। लेकिन पुराने समय का विभाजन है, उत्कल उड़ीसा में है, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है, और जो कोरोमंडल है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उत्कल के मैदान की। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्कल के मैदान की, उत्कल के प्लेन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, उत्कल का जो मैदान है, ये आप ये कहें, समझे इस चीज को थोड़ा सा, कि जब आप भारत का मैप देखोगे तो उत्कल का जो मैदान है ये मुख्य रूप से उड़ीसा वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ये उड़ीसा वाले इलाके में फैला हुआ है। तो इसका जो मुख्य विस्तार है वो उड़ीसा में है। इसका मुख्य विस्तार कहां पर है? उड़ीसा वाले इलाके में आता है। नंबर 1, एक छोटी सी बात जो आपको याद होनी चाहिए कि इस इलाके में इसका विस्तार है। अब इस इलाके में यहां कुछ प्रमुख नदियां हैं कि इसका निर्माण किन नदियों ने किया है, इसका फॉर्मेशन किन नदियों ने किया है। तो इसके निर्माण में सुवर्ण रेखा नदी का भी योगदान है, क्योंकि सुवर्ण रेखा भी डेल्टा बना ले रही है।
स्वर्ण रेखा के अलावा यहाँ एक नदी है ब्राह्मणी, ठीक है। ब्राह्मणी के अलावा एक और नदी है वैतरणी। ये वही नदियां हैं जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती हैं। और एक नदी और है महानदी। तो इन नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो नदियां हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उत्कल के मैदान को बनाने में, उत्कल के प्लेन को बनाने में। याद रखेंगे इनके निर्माण में सुवर्ण रेखा हो गया, ब्राह्मणी हो गया, वैतरणी हो गया, महानदी हो गया, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब यहां एक विशेषता यह है कि जब आप इस मैदान को देखते हैं तो यहां जैव विविधता बहुत पाई जाती है। यहाँ जैव विविधता बहुत पाई जाती है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत है। तो जैव विविधता की वजह से यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा वाले इलाके में आता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कहाँ आता है प्यारे साथियों, जो उड़ीसा वाले इलाके में स्थित है, जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है। ब्राह्मणी बैतरणी नदियां यहां से बहती हैं। दूसरा, इसी इलाके में एक और जगह है गहीर माथा, एक और जगह है गहीर माथा, एक और जगह है गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य, एक और जगह है गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य। ये आपने निश्चित तौर पे सुना होगा, गहीर माथा मरीन सेंचुरी। ये भी उड़ीसा में है, ये भी अगेन उड़ीसा में है। और ये जो गहीर माथा का तट है जो उड़ीसा वाले इलाके में आता है, ये प्रसिद्ध है, एक कछुआ है और उस कछुए का नाम है ओलिव, उस कछुए का नाम है ओलिव रिडले, उस कछुए का नाम है ओलिव रिडले। तो ओलिव रिडले नाम का एक कछुआ है, वो कछुआ यहां आकर के अपने अंडे देता है, वो कछुआ यहां आकर के अपने अंडे देता है। तो जो गहीर माथा है, जो गहीर माथा है, गहीर माथा का किनारा है समुद्र में, वो ओलिव रिडले, छोटा सा कछुआ होता है ओलिव रिडले। बहुत लंबा सफर प्रशांत महासागर से यहां तक वो तैरते हुए आते हैं और उड़ीसा में गहीर माथा के तट पर अपने अंडे देते हैं, वो उनका नेस्टिंग साइट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए सरकार इनको सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट इनको सुरक्षित रखने की कोशिश करती है कि कोई भी समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें होगी। इसके अलावा इसी क्षेत्र में प्यारे साथियों आपको एक और इलाका मिलेगा और वो जो इलाका है वो है चिल्का झील। इसी इलाके में चिल्का झील देखने के लिए मिलेगी, इसी इलाके में चिल्का लेक दिखाई देगी। चिल्का लेक जो है ये भारत का सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये इंडिया का सबसे बड़ा लैगून लेक है। खारा पानी है, ब्रैकिश वाटर है, नमकीन पानी नहीं है, खारा मतलब थोड़ा सा कम खारा, उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो यही आपको चिल्का लेक देखने मिलेगा। अब लैगून का निर्माण कैसे होता है, तो ये पिछली क्लास में हमने बताया था कि मान लीजिए समुद्र भरा हुआ है, समुद्र के एक हिस्सा उससे अलग हो जाए किसी मिट्टी वगैरह की वजह से, और उस अलग हुए हिस्से में भी समुद्र का पानी बना रहेगा, तो ऐसे चिल्का झील का निर्माण हुआ है, ऐसे चिल्का लेक का फॉर्मेशन हुआ है। चिल्का भारत के शुरुआती रामसर स्थलों में से एक है, इंडिया के बिल्कुल शुरुआती रामसर साइट में से एक है। अब ये जो इलाका है उत्कल, ये एक चीज के लिए जाना जाता है कि यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह भी है और उस बंदरगाह का नाम है पाराद्वीप बंदरगाह। तो यहाँ पाराद्वीप बंदरगाह है, अगेन ये ओडिशा वाले इलाके में आता है, ये ओडिशा वाले रीजन में आता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और कि ये इसकी जो तट रेखा है, उत्कल की तट रेखा, ये सीधी और सपाट रेखा है। उत्कल की जो तट रेखा है ये काफी सीधी है, ये काफी स्ट्रेट है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, ये बड़ी सीधी और सपाट रेखा है, बड़ी स्ट्रेट लाइन है, नंबर 1। दूसरी चीज यहाँ पर एक और जो पॉइंट सामने निकल के आता है
कि इस इलाके में चक्रवात बहुत आते हैं। ये चक्रवात से बहुत प्रभावित है। जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई भी साइक्लोन आता है, जब भी बे ऑफ बंगाल में कोई भी साइक्लोन आता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान इसी तट को पहुंचाता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान इसी इलाके को पहुंचाता है। तो ये इलाका अपने भयंकर चक्रवातों के लिए भी जाना जाता है। तो उड़ीसा में इसीलिए चक्रवात से होने वाला जो नुकसान है वो बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। बड़ी मात्रा में यहाँ चक्रवातों की वजह से नुकसान होता है, साइक्लोन की वजह से नुकसान होता है। आपको ऑलिव रिडले कछुआ एक बार दिखाते हैं कि आखिर ऑलिव रिडले कछुआ कैसा दिखता है। एक छोटा सा आइडिया रहेगा कि आखिर ये दिखता कैसे है, बस ऐसा कुछ तो है नहीं पर पता देख लें। ये ऑलिव रिडले कछुआ छोटा होता है आकार में, अभी जूम करके इमेज ले गई है इसलिए आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। छोटा आकार में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विविधता के लिए। हजारों मील का सफर तय करके ये भारत पहुंचते हैं और वहां गहीर माथा वाले इलाके में अंडे देते हैं, वहां अपनी नेस्टिंग का काम करते हैं, वहां अंडे देने का काम करते हैं। एक और चीज है जो उत्कल के बारे में याद रखिएगा कि यहीं पर चांदीपुर नाम की एक जगह है और चांदीपुर में ही अब्दुल कलाम द्वीप है, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, जहां भारत की मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, जहां इंडिया की मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, वो इसी इलाके में आता है। चांदीपुर वाला इलाका जो है अब्दुल कलाम द्वीप, वहां पर भारत की मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। तो ये मामला हो गया उत्कल के तट का। ये उत्कल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब उत्कल के बाद जो अगला हिस्सा है वो है आंध्र का मैदान। वो है आंध्र का मैदान। जैसा हमने कहा कि इसी को आप पुराने समय में उत्तरी सरकार कहेंगे, लेकिन उत्तरी सरकार में उड़ीसा के भी कुछ इलाके आ जाएंगे। उत्तरी सरकार में उड़ीसा के भी कुछ इलाके आ जाएंगे। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है कि ये इसकी जो शुरुआत है वो चिल्का झील से हो जाती है। इसकी जो शुरुआत है वो चिल्का झील से हो जाती है और चिल्का झील से लेकर के ये पुलिकट झील तक चला जाता है। पुलिकट वो झील है, पुलिकट भी एक लैगून झील है और पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां से यहां तक ये फैला हुआ है, चिल्का लेक से पुलिकट तक ये फैला हुआ है। देखो, आंध्र प्रदेश का जो मैदान है, इसका जो निर्माण है, इसका जो फॉर्मेशन है वो दो नदियों के द्वारा, इसमें दो नदियों का बहुत बड़ा रोल है। इसमें एक तो बहुत बड़ा योगदान देती है प्यारे साथियों, वो है गोदावरी। गोदावरी एक अच्छा खासा डेल्टा बनाती है और दूसरी है कृष्णा। वास्तव में होता यह है कि गोदावरी यहां से निकलती है, कृष्णा यहां से निकलती है, पर एट द एंड ये आपस में आकर के मिल जाती हैं और इस तरह ये केजी बेसिन का निर्माण करती हैं, अर्थात कृष्णा गोदावरी बेसिन का निर्माण करती हैं। केजी बेसिन का निर्माण करती हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन का निर्माण करती हैं, केजी बेसिन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन या केजी बेसिन का निर्माण करती हैं। अब यहां बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें हैं जिनको ध्यान से आप समझिएगा। देखो, इसी मैदान पर एक बंदरगाह स्थित है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वाईजैग। वाईजैग या इसी को हम विशाखापट्टनम के नाम से जानते हैं। इसी को हम विशाखापट्टनम के नाम से जानते हैं। यह भी प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है, एक नेचुरल पोर्ट है। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब वहां पर ऐसी परिस्थितियां बाय नेचर हैं, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यह एक लैंड लॉक या लैंड फिल प्रकार का बंदरगाह है, क्योंकि यह बंदरगाह ऐसा है, जैसे यहां मान लो ये पोर्ट है इस तरीके से, तो इसके तीन तरफ एक पहाड़ है, इस तरीके से पहाड़ी है। और ये जो पहाड़ी वाला तीन तरफ से इलाका है, इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी है जिसे डॉल्फिन रिज के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह के पीछे जो पहाड़ है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डॉल्फिन रिज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, उसे डॉल्फिन रिज कहा जाता है। लैंड लॉक प्रकार का बंदरगाह है, भारत का एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, एक नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, ये अच्छा खासा नेचुरल पोर्ट है।
प्राकृतिक बंदरगाह है। इतना ही नहीं, इस इलाके में जो कृष्णा गोदावरी का बेसिन है, जो केजी बेसिन है, यहाँ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। यहाँ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, नेचुरल गैस भी पाई जाती है। यहाँ D6 बेसिन है कृष्णा गोदावरी बेसिन का, जहां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा प्राकृतिक गैस को खोजा गया था, नेचुरल गैस को डिस्कवर किया गया था। तो खनिज संपन्न इलाका है, मिनरल रिच इलाका है। इस इलाके में दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, दो इंपॉर्टेंट लेक हैं। एक यहां पर है कोलेरू झील, एक यहां पर है कोलेरू झील। कोलेरू झील भी केजी बेसिन का ही एक हिस्सा है, इसीलिए कोलेरू झील को नाम दिया जाता है कि ये एक डेल्टा झील है। इसे एक डेल्टा झील कहा जाता है और इसका जो पानी है वो मीठा पानी है, मतलब इस पानी का इस्तेमाल होता है और ये पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन यहीं पर प्यारे साथियों एक और झील स्थित है और उसे कहा जाता है पुलिकट झील। उसे क्या कहा जाता है? पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है और यह एक लैगून झील का उदाहरण है। जिस तरह से चिल्का झील है उसी तरीके से यह लैगून झील है। पुलिकट झील के पास ही थोड़ा अंदर जाएंगे तो श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां पर सतीश धवन स्पेस लॉन्च सेंटर है, जहां सतीश धवन स्पेस लॉन्च सेंटर है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वहीं पर भारत का स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम है, जहां से हम स्पेस में रॉकेट को लॉन्च करते हैं, वो इसी इलाके में आता है, वो इसी पूरे इलाके में मिलेगा। ठीक है, यहीं पर काकीनाडा बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम बंदरगाह के अलावा काकीनाडा पोर्ट भी इसी इलाके में आता है। काकीनाडा पोर्ट भी इसी इलाके में आता है। तो आंध्र प्रदेश के मैदान की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं। काकीनाडा बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये सब आंध्र प्रदेश वाले इलाके में आते हैं। ये आंध्र का मैदान है। तो आंध्र के मैदान में ही आपको केजी बेसिन मिलेगा। वही केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी बेसिन, जहां कोलेरू नाम की एक डेल्टा झील है जो मीठे पानी की झील है। इसी इलाके में प्यारे साथियों हमें जो दूसरी चीज मिलेगी वो है आपका प्राकृतिक गैस के भंडार। D6 बेसिन में जो मिलते हैं प्राकृतिक गैस के भंडार मिलेंगे। इसी इलाके में काकीनाडा बंदरगाह है, इसी इलाके में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो जमीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए उसे एक लैंड लॉक बंदरगाह भी कहा जाता है। उसके पीछे डॉल्फिन पहाड़ी है। भारत के प्राकृतिक बंदरगाहों में से बड़ा गहरा एक बंदरगाह है ये। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पुलिकट नाम का एक लैगून झील भी यहाँ पर आता है, पुलिकट नाम का एक लैगून लेक भी यहाँ पर आता है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के मैदान के बारे में, रिगार्डिंग दी प्लेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, तो उत्कल हो गया, उत्कल के बाद आंध्र हो गया। उत्कल में प्रमुख चीजें आपको याद रखनी है। पारादीप बंदरगाह हो गया, महानदी सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी बैतरणी का बेसिन हो गया, भीतरकनिका नेशनल पार्क ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के द्वारा, फिर गहीर माता का तट जहां ओलिव रिडले कछुआ आता है, चिल्का नाम की झील जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून लेक है। ओके, रामसर साइट भी है। ये सारी बातें, चावल की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। तो उत्कल के बारे में ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता होना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होना चाहिए कि चांदीपुर में ही अब्दुल कलाम द्वीप है जहां मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। जबकि आंध्र प्रदेश वाले इलाके में आएंगे तो पुलिकट झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप है जहां सतीश धवन स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है भारत का। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोमंडल तट के बारे में। अब जो हमारी अगली चर्चा होगी वो किसके बारे में होगी? कोरोमंडल। जैसा हमने कहा कि कोरोमंडल वाले इलाके को आज तमिलनाडु का मैदान भी आप कह सकते हैं,
ये तमिलनाडु का इलाका है। ये जो है ना साथियों, ये पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील है। तो माना जाता है कि यहीं से तमिलनाडु के मैदान की शुरुआत होती है। हालांकि कोरोमंडल में तो ये भी आ जाना चाहिए, पर अब नहीं आता है। तो ये जो पूरा का पूरा तट है, इसी इलाके को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। लोग यार, पहली चीज तो ये है, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि पूरे भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश होती है। पूरे भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश होती है। जो अभी सीजन आने वाला है, दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। मालाबार तट में पहली बार ये आता है, मालाबार कोस्ट में ये पहली बार आता है। लेकिन ये जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका है ना, यहाँ लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। यहाँ इस तरीके से जो लौटता हुआ मानसून है उससे बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये मानसूनी पवनें आती हैं, बंगाल की खाड़ी से नमी धारण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी से नमी धारण करने के बाद ये बारिश करती हैं। तो यहाँ जो बारिश होती है वो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून से होती है। तो आपसे ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जब इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, तो वो कौन सा इलाका है जो सूखा रह जाता है? तो वो कोरोमंडल तट का इलाका है, वहां बारिश नहीं होती है। ये एक विशेष बात है। तो अगर हम इस तट के बारे में, मैदान के बारे में बात करें, तो इसका जो विस्तार है, तो ये पुलिकट झील से शुरू होता है, पुलिकट लेक से इसकी शुरुआत होती है, और पुलिकट झील से लेकर के ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, ये सवाल कभी नहीं बनेगा कि पुलिकट झील किस मैदान में आता है, बिकॉज वो दोनों मैदानों में आती है। इसका जो मुख्य विस्तार है वो तमिलनाडु में है, इसका जो मुख्य विस्तार है वो तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु के साथ साथ पुडुचेरी में भी इसका विस्तार है। अब देखो, पुडुचेरी का जो इलाका है, यनम, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश के मैदान में आता है। माहे जो है वो मालाबार के मैदान में आता है। लेकिन पुडुचेरी के दो इलाके, एक खुद पुडुचेरी और दूसरा कराईकल, ये कोरोमंडल में आते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, यहाँ लौटते मानसून से बारिश होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस इलाके में नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। उत्तर पूर्वी जो मानसून आता है, माफ कीजिए मैंने यहाँ नॉर्थ वेस्ट लिख दिया था, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है। जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी धारण करता है, बंगाल की खाड़ी से नमी धारण करता है, और फिर वो यहाँ तक पहुंचता है। इस मैदान के निर्माण में जो कुछ प्रमुख नदियां हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं, तो उसमें कावेरी नदी का नाम आता है, उसमें वैगई नदी का नाम भी आता है, उसमें पलार नाम की नदी का नाम आता है, उसमें ताम्रपर्णी नाम की नदी का नाम आता है। ये सारी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इस मैदान का निर्माण करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बंदरगाह भी स्थित हैं, यहाँ कुछ प्रमुख बंदरगाह भी स्थित हैं, और उन पोर्ट में जैसे एक है चेन्नई। अब चेन्नई का जो बंदरगाह है, जिसे पहले मद्रास बंदरगाह कहा जाता था, ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ये भारत का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट माना जाता है, भारत का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट माना जाता है चेन्नई के बंदरगाह को। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि इसी के भार को कम करने के लिए एन्नार बंदरगाह बनाया गया है। फिर इसी इलाके में तूतीकोरिन, इसी इलाके में तूतीकोरिन का बंदरगाह है। चिदम्बरम बंदरगाह यहीं पर आता है। तो ये सारे बंदरगाह आपको इस इलाके में देखने मिलेंगे। नागपट्टनम नाम का बंदरगाह यहीं आता है, नागपट्टनम नाम का बंदरगाह भी यहीं पर आता है। ठीक है, अब जैसे चेन्नई है, तो चेन्नई में मेरीना बीच है, मेरीना बीच, मेरीना बीच ये कहां पर है? चेन्नई में है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो मेरीना बीच है वो चेन्नई वाले इलाके में आता है, और ये भारत का सबसे बड़ा बीच माना जाता है,
ठीक है, चौड़ाई वगैरह बहुत अच्छी खासी है, तो बहुत बड़ा ये बीच माना जाता है। महाबलीपुरम है, एडन है, ये सारी अलग अलग चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब देखो, हमने इतिहास में पढ़ा था कि जो महाबलीपुरम है, जहां पल्लवों की बहुत अच्छी कला का विकास हुआ, तो महाबलीपुरम के किनारे ही पल्लवों ने शोर मंदिर बनाया था। शोर मतलब होता है कि समुद्र के किनारे जो मंदिर बनाए जाते हैं उसे हम शोर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो महाबलीपुरम में हमें शोर मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। तो कोरोमंडल तट की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। कावेरी, वैगई, पलार, ताम्रपर्णी जैसी प्रमुख नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है, आधुनिक तरीके से जो बना है। एन्नार है, तुतीकोरिन है, नागपट्टनम है, चिदम्बरम है, मैरीना बीच है चेन्नई में, भारत के सबसे बड़े बीचों में से एक है। पुलिकट झील से शुरुआत होती है, इस तरह से इसका विस्तार है, इस तरह से इसका एक्सपेंशन है। तो इसी के साथ प्यारे साथियों, जो हमने तटीय मैदानों को पढ़ना शुरू किया था, जो हमने कोस्टल प्लेन को पढ़ना शुरू किया था, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। सारी चीजें दी गई हैं पीपीटी में, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी, बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ये वो इलाका है विशाखापट्टनम का जिसके पीछे आपको ये डॉल्फिन पहाड़ी देखने के लिए मिल रही है। विशाखापट्टनम बंदरगाह या वाइजैक का पोर्ट, ये आपको देखने मिलेगा। चलिए, तो अब हम हमारे अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, भारत का मरुस्थल या थार का मरुस्थल पर। क्यों ना एक बार छोटा सा रिवीजन कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ें। क्या रिवीजन जितनी बार करेंगे ना साथियों, उतना हम ही को फायदा होगा। अच्छा, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है, ये वास्तव में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जो डेनमार्क की संस्था है, उसके द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है, जो कि बीचेस को दिया जाता है और टिकाऊ नौका विहार पर्यटन संचालकों को दिया जाता है। भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय चाहता है कि भारत के अधिक से अधिक बीचेस को ये सर्टिफिकेट मिले, इसीलिए वो बीम करके एक कार्यक्रम चला रहा है, बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस। यह भी याद रखना कि जो उड़ीसा के पुरी का गोल्डन बीच है, अल्टीमेटली उत्कल का ही हिस्सा है, वह भारत का पहला बीच था जिसे यह प्रमाण पत्र मिला हुआ था। उड़ीसा के पुरी का जो गोल्डन बीच है वो पहला बीच था जिसे यह प्रमाण पत्र मिला हुआ था। आंध्र प्रदेश में रूषिकोंडा है, तमिलनाडु में कोवलम है, तमिलनाडु में कोवलम, कोवलम एक कहानी भी हमने पढ़ी थी। अंडमान निकोबार में राधा रानी बीच है, ठीक है। दीव में घोगला बीच है, लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत बीच है, पुडुचेरी का ईडन बीच, ये बहुत फेमस बीच है और यहाँ से सवाल भी पूछा गया था कि ईडन नाम का जो बीच है वो कहाँ पर स्थित है। तो ईडन बीच जो है वो पुडुचेरी में आता है। ईडन बीच कहाँ, अब हमें क्या लगता है, हम तो क्रिकेट के दीवाने हैं, तो हमें यही लगेगा कि सर ईडन मतलब कलकत्ता की बात हो रही है, ईडन पार्क की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, जो ईडन बीच है ये मुख्य रूप से प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे कि ये पुडुचेरी वाले इलाके में आता है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया, एक बार इसको ध्यान से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं और भारत के मरुस्थल की बात करते हैं, कुछ प्रश्नों को लगाते हैं, देन वी विल कंप्लीट द टॉपिक। ठीक है जी, तो आगे बढ़ेंगे। उत्तर का विशाल मैदान हो गया, हिमालय प्रायद्वीपीय पठार, और अपना ये जो भारत का तटीय मैदान है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम भारत के मरुस्थल की बात करेंगे, फिर भारत के द्वीपों की बात करेंगे, एंड वी विल कंप्लीट द सेशन, ठीक है। तो आइए अगले भारत के भौतिक प्रदेश की ओर चलते हैं और बात करते हैं भारत के मरुस्थल के बारे में। इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय मरुस्थल के बारे में। देखो, पहले एक छोटी सी बात समझो, बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है यह समझना कि आखिर मरुस्थल का मतलब क्या होता है। देखो, मरुस्थल का मतलब होता है कोई भी ऐसा इलाका
मरुस्थल का मतलब होता है कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा एरिया देखो, मरुस्थल का बड़ा सीधा सा मतलब होता है कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा एरिया जहां 25 सेंटीमीटर से कम की औसत वार्षिक वर्षा होती है। जहां 25 सेंटीमीटर से कम की, 25 सेंटीमीटर से कम की औसत वार्षिक वर्षा होती है। दूसरी बात ना, हमें मरुस्थलों के बारे में ये लगता है कि मरुस्थल मतलब रेत का इलाका। नहीं, जरूरी नहीं है कि रेत हो। मरुस्थल कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मरुस्थलों में रेत पाई जाती है जिन्हें हम सैंडी डेजर्ट बोलते हैं। कुछ मरुस्थलों में पत्थर पाया जाता है जैसे सहारा का मरुस्थल। कुछ मरुस्थलों में बर्फ पाई जाती है, जी हाँ, बर्फ, जैसे लद्दाख का मरुस्थल, अंटार्कटिक का मरुस्थल, आर्कटिक का मरुस्थल। दूसरी एक और हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि मरुस्थल मतलब गर्म। ना, कोई फर्क नहीं पड़ता गर्म वगैरह से। एक्चुअल में जो मरुस्थल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो मरुस्थल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक उष्ण, जिन्हें हम ट्रॉपिकल या इन्हीं को हम गर्म नाम देते हैं, गर्म। और दूसरा शीत या कोल्ड। जैसे हम बात करें, सहारा एक ट्रॉपिकल मरुस्थल है। सहारा के अलावा अरेबिया, अरेबिया, दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट, ये सब जो आते हैं, थार, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। लेकिन शीत में अंटार्कटिक, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अंटार्कटिक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठंडा है लेकिन। आर्कटिक दुनिया का दूसरा, तीसरे नंबर पर सहारा आता है। इसके अलावा लद्दाख, भारत में लद्दाख, ठीक है, भारत में लद्दाख वाला इलाका। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। तो याद रखना, सहारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद आर्कटिक आता है, फिर सहारा का नंबर आता है। भारत में दोनों है। भारत में अगर हम थार की बात करें, जो हिस्सा भारत में है उसे थार कहते हैं। जो पाकिस्तान में है उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान, ठीक है। तो ये जो इलाका है, ये इलाका, ये गर्म मरुस्थल है। ये एक गर्म मरुस्थल है। लेकिन यहाँ जो इलाका है, लद्दाख, लद्दाख में ये भारत का एक कोल्ड डेजर्ट है। ये भारत का एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट है, ये भारत का एक ठंडा मरुस्थल है। तो भारत में दोनों तरह के मरुस्थल आपको दिखाई देंगे। इंडिया में दोनों तरह के डेजर्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे प्यारे साथियों। दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। तो हमें ये समझ में आया कि मरुस्थल का जो मतलब है वो ये है कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम की औसत वार्षिक वर्षा होती हो, उसे हम मरुस्थल का नाम देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं महान भारतीय मरुस्थल की, तो हम सिर्फ चर्चा करते हैं थार मरुस्थल के बारे में। हम सिर्फ और सिर्फ थार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए थार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। थार के बारे में कुछ चीजों की चर्चा हम कर लेते हैं ध्यान से। तो देखो, जो थार का मरुस्थल है ना, तो ये कैसा ये पहले इसका विस्तार देखो कि इसका विस्तार इस तरीके से है। कुछ इलाका आपको इसका पंजाब हरियाणा में भी मिल जाएगा, कुछ इलाका। बाकी ये इलाका ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। इस तरह से ये फैला हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, तो सही बनाते थोड़ा और।
इसको ऐसे बनाते हैं, पहले तो यहाँ पे बनाते हैं अरावली, पहले तो यहाँ बना लेते हैं अरावली। ये जो माउंटेन यहाँ आपको देखने मिल रहा है, ये कौन सा माउंटेन है सर? ये अरावली पर्वत है। दिस इज दी अरावली माउंटेन। ठीक, पहले तो यही बना लिया हमने। कौन सा माउंटेन है सर? दिस इज अरावली माउंटेन नंबर 1, ये अरावली पर्वत है। अब यहाँ जो पूरा इलाका है, गुजरात का ये कुछ इलाका, यहाँ ये रेगिस्तान का इलाका, ये पाकिस्तान में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। यहाँ थोड़ा सा इलाका पंजाब का आ जाएगा, थोड़ा सा इलाका हरियाणा का आ जाएगा। इस पूरे इलाके को ही हम थार का मरुस्थल बोलते हैं। इस पूरे इलाके को हम थार का मरुस्थल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अरावली के पश्चिम में, अरावली के वेस्ट में थार का मरुस्थल है, इसके पश्चिम में थार के मरुस्थल का विस्तार है, इसके वेस्ट में थार डेजर्ट का एक्सपेंशन है या थार के मरुस्थल का विस्तार है। हम ये कह सकते हैं, दिख भी रहा है हमें क्लियरली कि हाँ इस तरह से ये फैला हुआ है, इस तरह से इसका विस्तार है, हम क्लियरली इस चीज को देख पा रहे हैं। तो सर अगर हम थार की बात करें तो यह एक उष्ण मरुस्थल है, यह एक उष्ण मरुस्थल है, यह एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है। इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत अच्छा खासा इलाका है। इसका जो विस्तार है, जो इसका एक्सपेंशन है, वो हमें राजस्थान लगभग 61% इलाका फैला हुआ है। कुछ इलाका हमें गुजरात में मिल जाएगा, कुछ इलाका बिल्कुल थोड़ा सा पंजाब में, और बिल्कुल थोड़ा सा इलाका हरियाणा में मिल जाएगा। और इसका बहुत बड़ा जो भाग है एक, वो पाकिस्तान में भी आता है। और पाकिस्तान में इस हिस्से को हम चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में इस हिस्से को हम चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ये इसका एक्सपेंशन है, ये इसका विस्तार है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये अरावली के पश्चिम में आता है, ये अरावली के पश्चिम में आता है। ये वेस्ट टू अरावली है, ये वेस्ट टू अरावली, वेस्ट टू अरावली। तो अरावली के पश्चिम में आता है, इट इज वेस्ट टू अरावली। ठीक है जी, इट इज वेस्ट टू अरावली, यहां पर ये लोकेटेड है, यहां पर ये स्थित है, यहां पर ये लोकेटेड है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो निकल के आता है कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी सर? आखिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा? देखो, इसकी उत्पत्ति का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन है, वो है कि ये अरावली के पश्चिम में है, ये अरावली के वेस्ट में है। क्या होता है सर इससे? इससे होता ये है कि अगेन हम एक छोटा सा मैप यहां बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे होता ये है, मान लीजिए ये अरावली है, दिस इज अरावली, और यहां पर थार का मरुस्थल है। अब भारत में जब मानसूनी हवाएं आती है, इंडिया में जब मानसून आता है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो इस तरीके से आता है। तो ये अरावली के समानांतर इसके पूरा मानसून निकल जाता है। अरावली इस मानसून को यहां आने ही नहीं देता। तो अरावली की वजह से जो मानसून की हवाएं हैं, जो मानसून है, वो साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली के समानांतर निकल जाता है, इसके पैरेलल निकल जाता है, जिस वजह से यहां मानसून नहीं पहुंच पाता। और जब यहां मानसून नहीं पहुंच पाएगा, तो बट नेचुरल सी बात है कि यहां वर्षा बहुत कम होगी। और हम जान चुके हैं कि कोई भी क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम की औसत वार्षिक वर्षा होती है, वह मरुस्थल बन जाता है, वो डेजर्ट बन जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि यह माना गया है कि जब मैसोजॉइक पीरियड चल रहा था, तो मैसोजॉइक पीरियड के समय
इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर था। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर था, लगभग 18 करोड़ साल पहले, लगभग 18 करोड़ साल पहले। जिस वजह से यहाँ की मृदा में लवणता बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, लवणता बहुत ज्यादा है। आप कहोगे सर इसका कोई प्रमाण है? बिल्कुल इसका प्रमाण है, इसके एविडेंस है। इसका प्रमाण है कि इस पूरे इलाके में हमें लवणीय झीलें देखने के लिए मिलती हैं। इस पूरे इलाके में हमें लवणीय झील अर्थात सैलाइन लेक देखने के लिए मिलती है। चाहे हम वो सांभर की बात कर ले जो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, चाहे हम बात कर लें पंचभद्रा की, लून कर सागर की, ये सारी जो झीलें यहाँ पर हैं ये खारे पानी की झीलें हैं। उसके अलावा यहाँ एक अकाल वुड फॉसिल पार्क स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में एक अकाल वुड फॉसिल पार्क है, वहां पर भी हमें समुद्री जीवों के साक्ष्य मिले हैं। अकाल वुड फॉसिल पार्क है, ये राजस्थान में आता है और यहां भी हमें समुद्री जीवों के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, ये जिस इलाके में आता है ना, तो इसका अगर आप अक्षांश देखेंगे तो ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में आता है। देखो 30 से 35 डिग्री अक्षांश वो इलाका होता है जहां चरम तापमान देखने मिलता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने मिलता है। जब गर्मी होती है तो तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्सट्रीम जब टेम्परेचर होता है ना, तो जितनी भी यहाँ नमी होगी वो भी वाष्पीकृत हो जाती है, वो भी एवेपोरेट हो जाती है। तो मान लो मिट्टी में कुछ नमी होगी भी, मान लीजिए कि सॉइल में कुछ मॉइस्चर होगा भी, तो वो भी उड़ जाएगा, वो भी एवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, ये वो इलाका है जहां उच्च वायु दाब की स्थिति होती है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश, जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, हमने पढ़ा है, पहले डिस्कस किया है इन सभी के बारे में। एक उच्च वायु दाब का इलाका होता है, एक उच्च वायु दाब का इलाका होता है, एक हाई प्रेशर का इलाका होता है। और उच्च वायु दाब होने की वजह से यहां से हवाएं चलती हैं, यहां की ओर हवाएं नहीं आती। यहां पे हवाएं ऐसे आकर के बैठती हैं। भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से जो हवाएं ऊपर आती हैं वो यहां बैठती हैं और यहीं से शुरुआत होती है व्यापारिक पवनों की, ट्रेड विंड की। तो यहां से हवाएं जा रही हैं, यहां की तरफ हवाएं नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी यहां मरुस्थल का निर्माण हुआ है, इस वजह से भी यहां डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि अरावली के पश्चिम में है और मानसूनी हवाएं पूरी अरावली के पैरेलल निकल जाती हैं। मेसोजोइक एरा है, आई थिंक ये मेसोजोइक एरा है, मे बी शायद मेसोजोइक एरा में या पीरियड में, एक बार भूल रहा हूं दोस्तों, देख लेंगे। मेसोजोइक एरा या पीरियड में आपको एक बात देखने के लिए मिलेगी कि ये हिस्सा समुद्र के अंदर डूबा हुआ था, ओशियन के अंदर डूबा हुआ था। इसका प्रमाण है अकाल वुड फॉसिल पार्क से मिले हुए प्रमाण और लवणीय झीलें जैसे सांभर इत्यादि। 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे चरम जलवायु होती है, बहुत तापमान होता है, तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है, एवेपोरेशन ज्यादा होता है। अगला, ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश उच्च वायु दाब का इलाका है जहां पर हवाएं ऊपर से नीचे आकर के बैठती हैं, तो उच्च वायु दाब की वजह से भी यहाँ वर्षा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं। अब ये जो इलाका है ना, तो हमने अभी उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था, ये उसी का एक एक्सटेंशन है। राजस्थान का मैदान उत्तर का विशाल मैदान का ही एक इलाका है। तो इसके दो भाग हैं, ये तो अरावली हो गया, यहाँ पर अरावली। इसका ये जो ऊपर वाला इलाका है, ये पूरा इलाका ये मरुस्थली कहलाता है। यहाँ खेती वेती नहीं होती है, बहुत ही कम लोग रहते हैं। हमने ये तो आपको बताया कि दुनिया में सबसे सघन जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल ही है। दुनिया के किसी भी मरुस्थल में कितने भी लोग रहते हो, पर डेंस जो पॉपुलेशन रहती है वो थार में रहती है। इसका लेकिन जो नीचे वाला इलाका है इसे बांगर कहा जाता है और यहाँ कुछ उपजाऊ जमीन मिल जाती है
यहाँ कुछ फर्टाइल सॉइल मिलती है जिसे हम रोही के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में कृषि हो जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ एग्रीकल्चर हो जाता है। बाकी इस इलाके को जो पूरा पानी मिलता है, जो पूरा वाटर मिलता है, वो इंदिरा गांधी नहर से मिलता है। वो इंदिरा गांधी नहर से मिलता है। इंदिरा गांधी नहर जो पंजाब से शुरू होती है, जहां सतलज और ब्यास नदी का मिलन होता है हरेके बैराज के पास, वो इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहरों में से एक है। उसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, उसे वेस्टर्न राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। सर, क्या इस इलाके में कोई भी नदी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस इलाके में हमें नदियां देखने के लिए मिलती हैं। इस इलाके में हमें रिवर देखने के लिए मिलती है, लूनी। इस इलाके की सबसे प्रमुख नदी है लूनी। लूनी इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है। लूनी इस इलाके की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, लेकिन लूनी की विशेषता यह है, लूनी की विशेषता यह है कि जो लूनी नदी है, अर्थात जो लूनी रिवर है, इस पूरे क्षेत्र में अधिकांश नदियां अंतः प्रवाही है। इस पूरे क्षेत्र में जो अधिकांश नदियां हैं वो अंतः प्रवाही हैं, अर्थात इनलैंड है। मतलब यह है, जैसे लूनी जो है वो अरावली से निकलती है। अजमेर में अरावली से इसकी उत्पत्ति होती है। अजमेर में अरावली से इसकी उत्पत्ति होती है लूनी की। अब नॉर्मली जो नदी है वो जाकर के समुद्र में गिरती है, लेकिन ये बीच में कच्छ के मरुस्थल में ही खत्म हो जाती है। ये बीच में जो रन ऑफ कच्छ है वहीं पर ये खत्म हो जाती है। तो ऐसी नदियां जो जमीन में ही खत्म हो जाती हैं उन्हें हम अंतः प्रवाही नदी बोलते हैं, इनलैंड रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो लूनी नदी की एक और विशेषता है कि लूनी नदी में बाड़मेर तक इसका जो पानी है वो मीठा रहता है, फ्रेश वाटर रहता है, और उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। तो लूनी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। दूसरी, यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। खारा पानी, नमकीन पानी, बहुत एक्सट्रीम खारापन रहता है, और इन्हीं खारे पानी की झीलों को प्लाया कहा जाता है। इन्हीं खारे पानी की झीलों को हम क्या कहते हैं? प्लाया। बेसिकली प्लाया बनता ऐसे है कि मान लो रेगिस्तान के इस इलाके में थोड़ा सा पानी आ गया। मान लेते हैं कि इस इलाके में थोड़ा सा पानी आ गया, यहाँ थोड़ा बहुत पानी आ गया, हो सकता है बारिश से, थोड़ा बहुत बारिश से आ जाए, या जमीन का पानी कई बार बाहर आ जाए। फिर क्या होगा? फिर भयंकर गर्मी पड़ेगी, एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी। तो उस गर्मी की वजह से ये जो पूरा का पूरा पानी है ये एवेपोरेट हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। अब पानी तो चला गया, पानी तो वाष्पीकृत हो गया, तो नीचे क्या बचेगा? पानी तो चला गया सर, सब कुछ तो उड़ गया, लेकिन परफ्यूम बच गया, तो नीचे बचेगा नमक। नीचे बचेगा नमक, या इसी को हम लवण बोलते हैं। तो ऐसे ही यहां निर्माण हुआ है सांभर जैसी झीलों का, जहां नमक का उत्पादन होता है। तो प्लाया पानी के अस्थायी झीलें होती हैं मरुस्थल में। कई बार उनमें पानी आ जाता है, और फिर जब गर्मी पड़ती है तो वो पूरा पानी उड़ जाता है, और पीछे रह जाते हैं लवण, पीछे रह जाता है सॉल्ट। तो ऐसी झीलों को हम क्या नाम देते हैं? ऐसी लेक को ही हम प्लाया का नाम देते हैं। उन्हें प्लाया कहा जाता है प्यारे साथियों। तो यहाँ प्लाया पाई जाती हैं, प्लाया प्रकार की झीलें भी यहाँ पर या इस इलाके में पाई जाती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ वनस्पति कैसे मिलती है? तो ऐसे पेड़ मिलते हैं जो पानी की रक्षा कर सकें। तो नागफनी, कैक्टस जैसे पेड़ मिलते हैं जिनकी पत्तियां बहुत नुकीली होती हैं, कांटों की तरह जिनकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, ज़ेरोफोबाइट्स बोलते हैं शायद ऐसे पेड़ों को। ठीक, लेकिन और भी क्या क्या मिलता है यहाँ? जब भी आप रेगिस्तान जाओगे तो आपको बरखान मिलेंगे। बरखान, ठीक है, बरखान क्या होता है भी आपको बताते हैं। यहां आपको छत्रक शिला मिलेगी। छत्रक शिला, जिसे हम मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं, मशरूम चट्टान देखने के लिए मिलेगी। ये सारी चीजें मिलेंगी। यहां कई बार आपको ओएसिस
या जिसे हम मरुद्यान कहते हैं वो भी देखने के लिए मिलेगा। और जो भी गर्म इलाके होते हैं, सिर्फ मरुस्थल की बात नहीं कर रहा हूं, पर जहां भी एक्सट्रीम एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है ना, वहां आपको मिराज भी देखने के लिए मिलता है। वहां आपको मिराज या मृगरीचिका, मारीचिका, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। सर क्या होती हैं ये चीजें, थोड़ा सा इस बारे में और बताइए, फिर ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये जो एक फोटो है ना, ये ओएसिस का फोटो है। ये जो क्या होता है, रेगिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हो जाते हैं जहां पे पानी आ जाता है। अब ये पानी जमीन के अंदर से आ रहा है, तो हो सकता है इस इलाके में जमीन के अंदर पानी का कोई स्रोत हो, तो इन इलाकों में पानी आ जाता है। अब पानी आने की वजह से इस पानी के चारों तरफ खजूर के पेड़ों का विकास हो जाता है। इस तरह से खजूर के पेड़ों का विकास होता है। तो ऐसे इलाकों को हम नाम देते हैं ऐसे को हम नाम देते हैं ओएसिस, या इन्हें मरुद्यान कहा जाता है। इन्हें हम नाम देते हैं ओएसिस, या इन्हीं को मरुद्यान कहा जाता है। अब ये जो कुछ जगह पर यहां आपको आधे चांद वाले रेत के टीले दिखाई देते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले दिखाई देते हैं। तो ये जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं, इन्हीं को बरखान कहा जाता है। तो बरखान कोई अलग से चीज नहीं है, बरखान वास्तव में रेत का एक टीला है जो कि अर्धचंद्राकार रूप में बना हुआ है, जो कि क्रेसेंट शेप में बना हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में आपको मशरूम चट्टान देखने मिलेगी, मशरूम रॉक देखने के लिए मिलेगी, मशरूम चट्टान या मशरूम रॉक देखने मिलेगी। देखो ये चट्टान ऐसे मिलती है कि इस चट्टान का ऊपर वाला हिस्सा काफी हार्ड है, कठोर है, नीचे वाला हिस्सा मुलायम है। तो जब हवा चली तो हवा ने नीचे वाले हिस्से को तो काट दिया, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को वो नहीं काट पाई। एक समय ये ऐसी रही होगी, नीचे वाला हिस्सा कटता गया तो ये ऐसे बन गई। एक समय के बाद ये नीचे वाला हिस्सा टूट जाएगा और ये पूरी की पूरी चट्टान खत्म हो जाएगी। तो रेगिस्तान में जब आप जाओगे तो आपको मशरूम रॉक भी देखने के लिए मिलेगी। और एक आखिरी चीज जो सिर्फ रेगिस्तान में नहीं, कोई भी गर्म इलाके होते हैं, इवन गर्मी में जब आप कार चलाते हो तो वहां भी आपको ये चीज देखने मिलेगी, और इसे हम कहते हैं मिराज। मिराज का सीधा सा मतलब होता है आंखों का धोखा। कई बार आप सड़क पर भी जब चलते हैं ना, चिलचिलाती गर्मी में जब हम आसफाल्ट की सड़क पर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आगे पानी है। ये प्रकाश के पूर्ण परावर्तन की वजह से होता है, ये लाइट के कंप्लीट रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जब नीचे बहुत गर्मी हो और उस गर्म हवा के ऊपर एक ठंडी हवा की परत हो, तो जब प्रकाश की किरणें उससे गुजरती हैं तो वो पूर्ण परावर्तन हो जाती है। उस वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे आगे पानी है या आगे कोई लिक्विड वाला इलाका है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मरुस्थल में देखने के लिए मिले, ये आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही बातें हैं जो थार के मरुस्थल के बारे में याद रखिएगा। सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन हमें हर चीज पढ़ना है तो हम ऐसे कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। पर एक टॉपिक है जिसमें से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे या जो अधिकांश सवाल आते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। क्या पाया जाता है क्या नहीं, रोही वगैरह के बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे। रोही वगैरह के बारे में हमने पहले ही बात की थी। लूनी नाम की नदी है, ओके, लूनी नाम की नदी है, अरावली अजमेर से निकलती है। ये अधिकांश नदियां इनलैंड हैं, यहाँ पर प्लाया झीलें हैं, चाहे वो सांभर हो, डिडवाना हो, कुचामन, पचपद्रा, लूणकरणसर, ये सारी यहाँ की खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, अब जैसे खेजड़ी का पौधा यहाँ पाया जाता है। अब खेजड़ी एक ऐसा पौधा है जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। बाकी तो कांटेदार झाड़ियां, कैक्टस, बबूल, ये सब मिलते हैं। ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं इनको, ज़ेरोफाइट्स प्रकार के पौधे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सलमेर और बाड़मेर वाले इलाके में डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। तो ये छोटे छोटे तथ्य और हैं, कुछ फैक्ट और हैं। ये वही इलाका है जो हमने आपको बताया, थार का मरुस्थल। कुछ बातें हैं अलग से मैंने यहाँ लिख दी हैं लद्दाख के मरुस्थल के बारे में। बस याद रख लीजिए कि लद्दाख का जो मरुस्थल है ये भारत का
एकमात्र ठंडा मरुस्थल है, एकमात्र ठंडा मरुस्थल है ये भारत का। ये लगभग 3 से 5 हजार मीटर की ऊंचाई पर है, बहुत ड्राई है, शुष्क है। शुष्क का मतलब होता है जहां हवा में पानी नहीं होता। तो बट नेचुरल सी बात है कि कोई भी मरुस्थल होगा वो शुष्क ही होगा, क्योंकि मरुस्थल तभी बनता है जब वहां पानी की कमी पाई जाती है। मरुस्थल तभी बनता है जब वहां पानी की कमी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ बहुत तेज धूप होती है, आर्द्रता बहुत कम है। तेज धूप होती है क्योंकि वायुमंडल बहुत पतला है, नमी है नहीं, बादल होते नहीं है, तो जो धूप लगती है ना, बहुत तेज प्रकार की धूप यहाँ पर लगती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो लद्दाख भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है। ये बना है क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में, क्या है ना कि यहाँ पर है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है। तो ये क्या करता है, मानसूनी हवाओं को यहीं रोक लेता है, ये मॉनसून विंड को यहीं रोक लेता है। इसके पीछे है लद्दाख। लद्दाख ट्रांस हिमालय में आता है, काराकोरम वाले इलाके में। तो ये ग्रेटर हिमालय मानसून को यहां जाने नहीं देता, जिस वजह से ये वर्षा नहीं होती, एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर विलो के पेड़ पाए जाते हैं, पॉपुलर के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। गर्मियों में कुछ इलाकों में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे फल हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ गर्मी के दिनों में तापमान 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर रहता है, सर्दियों में तो -40 डिग्री पहुंच जाता है। यहाँ मुख्य रूप से याक, जंगली भेड़ और चीरू जैसे जानवर देखने के लिए मिलते हैं साथियों। यहाँ मठ बहुत ज्यादा है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। और हेमिस मठ हो गया, हेमिस नेशनल पार्क भी है, किक्से हो गया, शेर हो गया, ऐसे अलग अलग मठ यहाँ पाए जाते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बहुत ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। ये हिम तेंदुआ अर्थात स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। यहाँ जो इसरो है उसने यहाँ डार्क स्काई रिजर्व भी बनाया है, हैंडले। ठीक है, तो यहाँ हैंडले भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है जहां से आसमान बड़ा अच्छा दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। लद्दाख को खा पा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बर्फ वाली जमीन। यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये रेन शेडो इलाके में स्थित है। तो यही कुछ बातें हैं लद्दाख के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए और जहां से सवाल बनने की संभावना रहती है प्यारे साथियों। तो अब हम आगे आ जाते हैं अगले हिस्से पर और कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं और ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करने लगेंगे विचार। पश्चिम तटीय मैदान कटी फटी तटरेखा और अधिक गहराई के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त है। सर ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूर्वी तटीय मैदान उथला होने के कारण बंदरगाह कम पाए जाते हैं, ये भी सही है। कौन सा कथन सही है? सर पहला और दूसरा दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, हमने इस बात की चर्चा की थी। निम्नलिखित ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट और उनके संबंधित राज्यों का सही मिलान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसमें जो हमें याद है कि सर हमने रूशी कोंडा पढ़ा था कि ये आंध्र प्रदेश में आता है, तो सी का तो हो जाएगा 2। सर हमने राधानगर भी पढ़ा था कि ये तो अंडमान और निकोबार में आता है, तो आइए देख लेते हैं। सी का 2 यहां पर नहीं है, सी का 2 यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो जवाब हो जाएगा ए। जवाब क्या हो जाएगा? ए। बाकी कासरकोड हमने पढ़ा था, कर्नाटक में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कासरकोड। और शिवराजपुर जो है ये कहाँ आता है? गुजरात में आता है। अगला सवाल देख लेते हैं प्यारे साथियों। मालाबार तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करने लगेंगे विचार। इस तट की रेत में मोनोजाइट, जिरकोन और इल्मेनाइट पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, पाए जाते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश द्वार है, यह भी सही है। यहाँ खारे पानी की लैगून झीलें पाई जाती हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। बिल्कुल, वेम्बनाड हो गया, पुनीमदा हो गया, ये सब यहीं पर पाए जाते हैं, इसी इलाके में पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह समुद्र की ओर निकली हुई एक विशाल और ठोस पहाड़ी से सुरक्षित है जिसे डॉल्फिन नोज या डॉल्फिन रिज कहा जाता है? तो वो है विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आता है। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। फिर आ जाता है अगला सवाल कि तटीय मैदान और उसमें बहने वाली नदियों का सही मिलान करना है। कर लेते हैं सही मिलान। अब इसमें कोंकण तट है, कन्नड़ है। कोंकण मतलब हमारा वो इलाका जो दमन से शुरू होकर के गोवा तक जाता है। तो इस इलाके में आपको जो प्रमुख नदी मिलेगी वो है मांडवी। अब देखो, पिंजल तो हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन मांडवी तो हम जानते हैं गोवा की प्रमुख नदी है। तो जो ए है, ए का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ए का आंसर हो जाएगा 3। अब देखते हैं हमसे और क्या क्या बन सकता है। फिर आया कन्नड़। कन्नड़ मतलब वो वाला इलाका जो कर्नाटक में है। अब कर्नाटक के तट में मंगलोर वाला इलाका, तो वहां की नदियां तो जलप्रपात बनाती हैं। शरावती नदी है, ठीक है, वहीं पर वराही नदी है, कुंचिकल जलप्रपात जो बनता है। तो मुख्य रूप से आपको शरावती नदी देखने मिलेगी। तो जो बी है, बी का हो जाएगा 2। बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर मालाबार तट मतलब हम केरल आ गए। तो केरल में भरतपुझा एक बहुत फेमस नदी है और पेरियार एक बहुत फेमस नदी है। तो सी का 4 हो गया। और आखिर में पेन्नार और वेगई बचा जो कोरोमंडल है, तो डी का 1 हो गया। डी का जी 1 हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए का 3 यहां पर है, बी का 2 है और सी 4 डी 1। तो ए वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कोरोमंडल तट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने लगेंगे। यह लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। कोरोमंडल तट बिल्कुल सही है, हमने अभी डिस्कस किया था कि ये लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि के पास प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, यहाँ कच्छ की खाड़ी, इन सब जगह पर प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं। भारत का सबसे सकरा तटीय मैदान कौन सा है? तो ये हमने डिस्कस किया था कि कन्नड़ या कनारा का जो मैदान है वो सबसे सकरे मैदानों में से एक है। कई जगह पर उसकी चौड़ाई 8 या 6 किलोमीटर भी बचती है। झील और उनकी विशेषताओं का सही मिलान करना है। अब जैसे चिल्का है, चिल्का ए, तो चिल्का के बारे में पढ़ा है हमने, उड़ीसा में है, लैगून झील है। ओके, उड़ीसा में है, लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो A4 हो जाएगा। कोलेरू आंध्र प्रदेश में आती है, डेल्टा झील है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में आती है, डेल्टा झील है। तो बी का 2 हो जाएगा। पुलिकट ये आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर एक लैगून झील है। तो सी का 3 हो जाएगा। और फिर बचा पुनी मादा कयाल। तो पुनी मादा कयाल वेम्बनाड का हिस्सा है और यहाँ ओणम के अवसर पर नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर ए। अगला देख लेते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करने लगेंगे विचार। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक, देखो प्राकृतिक बंदरगाहों में यह सबसे गहरा है। प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह है और लैंड लॉक्ड है क्योंकि 3 तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। जब नदी घाटियां समुद्र के पानी में डूब जाती हैं तो रिया तट का निर्माण होता है। यह विशेषता मुख्य रूप से किस तटीय मैदान से संबंधित है? तो हमने आपसे कहा था कि गोवा अर्थात जो कोंकण का तटीय मैदान है, वहां नदी की घाटियां थी जो पानी में डूब गई। और जब नदी की घाटियां पानी में डूब जाती हैं तो जो तट बनता है उसे रिया तट कहा जाता है। तो ये जो विशेषता है ये कोंकण के तटीय मैदान की विशेषता है। अगला देख लेते हैं। तटीय मैदान और उनके विस्तार को सही तरीके से मिलाना है। पहला कह दे रहे हैं कि कोंकण, तो हम जान पाए हैं कि जो कोंकण है, कोंकण ये मुख्य रूप से दमन से शुरू होता है और गोवा तक जाता है। तो ए का 4 मतलब ये जवाब नहीं होगा और ये भी जवाब नहीं होगा।
अभी ये 2 ही ऑप्शन बचते हैं। कन्नड़ जो है ये मंगलोर में है मुख्य रूप से, तो ये जो इलाका है ये गोवा से मंगलोर तक जाता है, तो बी का हो जाएगा 1। ठीक है, फिर कहते रहे हैं कि मालाबार, तो मालाबार जो है वो मंगलोर से कन्याकुमारी तक जाता है। और फिर कह दे रहे हैं आखिरी में उत्कल, तो ये पुलिकट, हाँ पुलिकट तो नहीं है एग्जैक्टली, चिल्का है ये, इसको ठीक कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती होगी, बाकी सारी चीजें सही है। अगला, उत्कल तटीय मैदान के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करने लगेंगे विचार। गहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य ऑलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले जिन्हें अरीबदा कहा जाता है, ये याद रखना, ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसलों को अरीबदा कहा जाता है। अरीबदा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अरीबदा। ये बिल्कुल सही है जी, उड़ीसा में आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत आते हैं। भीतरकनिका महानदी गोदावरी के डेल्टा में स्थित है, ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो है ये ब्राह्मणी और वैतरणी में स्थित है, तो पहला और दूसरा सही है, बाकी तो गलत है सर। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में कौन सी संस्था यह प्रमाण पत्र जारी करती है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क की संस्था है, वो इसे जारी करती है। गुजरात के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करने लगेंगे। इसका निर्माण साबरमती माही के निक्षेप और सागर के पीछे हटने से हुआ है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान कच्छ प्रायद्वीप में स्थित है। गलत है, ये कच्छ में नहीं है, ये काठियावाड़ वाले रीजन में आता है, तो पहला सही है, बाकी गलत है। आखिरी क्वेश्चन है ये, सर क्रीक कहां पर है? तो गुजरात के तट पर आ जाएगा सर क्रीक, ए का हो जाएगा 4। ठीक है, सतीश धवन जो केंद्र है ये आपका, सतीश धवन वाला जो केंद्र है ये आंध्रा तट के पास आता है, तो बी का हो जाएगा 3। मुंबई हाई जो है वो कोंकण के तट पे आता है, और मरीना जो बीच है वो कोरोमंडल पे आता है। ठीक है, मरीना जो बीच है वो कोरोमंडल पर आता है। भारत के तटीय मैदानों की औसत चौड़ाई के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ठीक है, सब देख लेंगे, तो ये अलग अलग चीजें हैं। ओके, भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए बीम्स का पूरा नाम क्या है? तो बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सिस्टम, तो जवाब होगा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, पश्चिम तटीय मैदानों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धसाव के कारण पश्चिम तटीय मैदान का अधिकांश हिस्सा पानी में डूब गया, बिल्कुल सही है, आपको एक्सप्लेन भी किया था। इसीलिए हम जो पश्चिमी घाट है उसे भारत की महान कगार, ग्रेट स्क्रैपमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। मालाबार और गुजरात के कुछ हिस्सों में जमीन का कुछ हिस्सा समुद्र से थोड़ा ऊपर है, उमज्जन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मालाबार और गुजरात का हिस्सा पानी से ऊपर आया है, तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, बोथ द स्टेटमेंट ट्रू। कौन सा बंदरगाह कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो हम न्यू मंगलोर को कर्नाटक का प्रवेश द्वार बोलते हैं। अगला देख लेते हैं, पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने लगेंगे विचार। इसका निर्माण नवीन और टर्शरी युग के जलीय निक्षेपों से हुआ है, बिल्कुल सही है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों ने कृषि के लिए उपजाऊ बनाया है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में यह संकीर्ण है, एक गलत स्टेटमेंट होगा दोस्तों। ठीक है, थार मरुस्थल के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। जैसलमेर के अकाल वुड फॉसिल पार्क के प्रमाण दर्शाते हैं कि यहां 18 करोड़ वर्ष पूर्व वनस्पति मौजूद थी। मरुस्थल में स्थित खारे पानी की झीलें प्राचीन टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सही है। बरखान को छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। किस सिंचाई परियोजना ने थार मरुस्थल के कृषि परिदृश्य को बदल दिया है? यह है इंदिरा गांधी नहर, जिसे हम लाइफलाइन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
अगली क्लास में हम भारत के द्वीपों की चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।